हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। आज हम चालू करने वाले वन शॉट रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड कार्बन कंपाउंड के बाद अब बारी है फिजिक्स को हथियाने की। फिजिक्स हथियाने के बाद हम बायोलॉजी पे कब्जा करेंगे। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में बहुत आसान एंड अपने आप में बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। आपको बस उसमें थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा फॉर्मूला ओरिएंटेड चीजें पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है क्या, ध्यान से जल्दी जल्दी, प्लस इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बात होती है करंट की। तो करंट क्या होता है? करंट होता है कि जब आपका चार्ज फ्लो हो, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस जो आपके फ्लो हो और वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हो। तो करंट का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्लो कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं करंट। तो करंट का एक फॉर्मूला बना I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। उसे हम एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं जिसे हम बोलते हैं एम मीटर। ये बेसिक सी चीज करंट के ऊपर। करंट को हम I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से, टाइम को T से। अगर हम बात करें इस चैप्टर में नेक्स्ट जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब होता है कि जब आप हायर पोटेंशियल से जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक काम कर रहे हैं, आपको जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक काम करना है, तो काम और किस लिए काम कर रहे हैं? ताकि हम एक यूनिट चार्ज को लेके आए, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला बना कि आप क्या कर रहे हैं, वर्क, और क्या लेके आने के लिए कर रहे हैं आप, चार्ज को। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, और ये होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, वेयर एज वर्क को हम W से, चार्ज को हम Q से। तो ये हमारा फॉर्मूला बना V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V की जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट्स। जो घर में आपके बिजली के तार हैं उसमें लिखा हो रहता है 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, जो आपको मार्केट में मिलती है, और इसका इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर। तो पहले तो करंट और हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली। अब अगर हम देखें इस चैप्टर में नेक्स्ट जो कि है हमारे बेचारे सदोरे बच्चों के लिए सिर दर्द, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है और सीरीज और पैरेलल में तो इसी का बोलबाला है। ओम्स नामक एक बाबा थे जिस बाबा ने इन गणित की विख्यात खोज करी। तो ओम्स बाबा ने बोला क्या? ओम्स बाबा ने सिंपल सी चीज बोली कि the current flowing in the circuit is directly proportional to the voltage supply। वापस बोलता हूं, the current supplied to the circuit is directly proportional to the voltage। मतलब एक सर्किट में जितना वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, करंट के। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका करंट बढ़ेगा, अगर आपका वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। ये आपको पता भी, आपके घर में देखा होगा, कभी कभार वोल्टेज कम होता है तो हम बोलते हैं कि लाइट थोड़ी डिम हो गई। तो वोल्टेज कम हो गया मतलब उस पर्टिकुलर बल्ब या ट्यूबलाइट को करंट कम पहुंच रहा है, इसलिए वो थोड़ी डिम हो गई। तो अगर हम इसकी बात करें ये चीज, और एक चीज और, हमारे घरों में जो वोल्टेज है वो फिक्स रहता है 220, क्योंकि एक घर की कंजम्पशन कैपेसिटी के ऊपर ये 220 वोल्ट दिया जाता है। एंड आप हर प्रोडक्ट के पीछे देखोगे 220 वोल्ट लिखा रहता है, कहीं कहीं पे हायर भी रहता है। तो अब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बनेगा। एंड एक दिक्कत ये थी कि हमारे घरों में हर सर्किट को, हर बल्ब, हर अप्लायंसेस को अलग अलग करंट चाहिए। क्या चाहिए? अलग अलग करंट। अलग अलग करंट के लिए वोल्टेज तो सबको एक ही मिल रहा है, तो अब ये कैसे करें? और आपने तो बोल दिया कि वोल्टेज बढ़ भी नहीं सकता क्योंकि फिक्स है 220, तो आप क्या करें? तो इस कारण से ही एक नई चीज यहां जन्म लेती है जो ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को भी हटाती है, जिसे हम बोलते हैं R, और हमारा फॉर्मूला बनता है V अपॉन I। ये R का मतलब आपको सबको पता ही होगा, बहुत फेमस नाम है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस।
तो ये रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज थी जो करंट को या तो कम करेगी या तो डायरेक्ट करेगी या तो बढ़ाएगी। तो ये वाला फंडा रहता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट रहती है ओम, या इसका एक साइन भी रहता है कुछ यूं, क्योंकि ओम नामक बाबा ने इनकी खोज करी थी। अब रेजिस्टेंस तो आ गया। अब सर अभी भी समझ नहीं आया कि करंट कैसे बढ़ेगा। तो इसका लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/I के। मतलब कि अगर आपको करंट को बढ़ाना है, तो आपको रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। वेयरएज अगर आपको करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से हम घरों में ये चीज यूज करते हैं ताकि डिफरेंट अप्लायंसेस को डिफरेंट करंट फ्लो करवा पाए। अब रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करता है, तो पहले हम वो 4 चीजें समझ लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन सी 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला लेंथ, सेकेंड एरिया, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल, इसको हम ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं रेजिस्टिविटी, इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्थ टेम्परेचर। देखिए चारों से ही आपको पता होना चाहिए कि चारों से कैसा रिलेशन है रेजिस्टेंस का, फिर हम करंट को भी इसमें खेल में ला देंगे। तो अगर आप एक रेजिस्टेंस की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम हुई तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपका करंट क्या हो जाएगा, कम। एंड अगर आपका रेजिस्टेंस कम हो गया, लेंथ जब आप कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आपका करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। एरिया की बात करें मतलब मोटाई, तो एरिया का इनवर्स प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस के। मतलब अगर आपने एरिया बढ़ाया, अगर आपने एरिया को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया को आपने डिक्रीज किया तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला फंडा। और इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि व्हाट विल हैपन इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, तो आपको लिखना पड़ेगा देन द रेजिस्टेंस विल आल्सो बिकम डबल्ड। यहां पर भी सेम फंडा। अब इसके बाद आता है रेजिस्टिविटी। ये इन दोनों का ही मेल है, जिसका हम फॉर्मूला बना देते हैं। जैसे इसको हम रो बोलते हैं, ये वाला जिसको हम रेजिस्टिविटी से बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। हमने इनको ही मिला दिया और फिर एक फॉर्मूला बनता है रेजिस्टिविटी का, जो होता है R इंटू L अपॉन A, और यहां लगता है रो बोलते हैं इसको। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। और ये इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी होती क्या है। एक कंडक्टर का अगर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस देखा जाए, एक कंडक्टर का पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, तो उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी, ये कहने का मतलब है। और जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों, जितने भी मेटल्स होते हैं, उनकी जो रेजिस्टिविटी रहती है, वो बहुत कम रहती है। वेयरएज जो नॉन मेटल्स रहते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा रहती है। अब ऐसा क्यों सर? इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। देखो, अगर रेजिस्टिविटी कम है, मेटल्स की हमने बोला रेजिस्टिविटी कम है, अगर रेजिस्टिविटी कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है, एंड अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या है, ज्यादा है। इसलिए हम बोलते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेयरएज नॉन मेटल्स की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट कम है, तो इसलिए वो बैड कंडक्टर माना जाता है। चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर से बड़ा सिंपल सा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये ओम्स लॉ का फंडा था, इंपॉर्टेंट, और इसके फैक्टर्स। इसका एसएस ले लीजिए जल्दी से। चल, चल अब हम देखते हैं सीरीज और पैरेलल। इसको भी जल्दी फिनिश करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर पाए। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये क्या है? आप रेजिस्टर्स को एक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में इकट्ठा लगाते हैं। तो एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज में जो आपका रहता है वो एक ही लाइन में बनते हैं। जैसे मैंने ये लगाया, ये हमें रेजिस्टर है 1 2 ये 3,
यहां पे हमने एक बैटरी लगा दी, तो ये मान लिया R1, ये R2, R3, ये वोल्टेज। तो ये होता है सीरीज में। वहीं अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में कुछ अलग रहता है। तो ये पैरेलल मान ला R1, R2, R3, ये वोल्टेज। ये सीरीज, एक सीरीज में, पैरेलल मतलब यू में। पैरेलल अब उल्टे भी हो सकते हैं, तो वो आपको समझ आ ही जाएगा, कोई नई चीज नहीं है। अब अगर हम बात करें इसी के अंदर की सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या होता है, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। सीरीज क्योंकि एक लाइन में है, एंड एक लाइन की वजह से जो इनका करंट रहता है वो तीनों ही रेजिस्टर्स को सेम मिलता है, वेयरएज जो वोल्टेज रहता है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, या आप अपने घर की दिवाली की लाइट से भी समझ सकते हैं कि सबको करंट एक जैसा मिलता है बट वोल्टेज अलग अलग। वेयरएज पैरेलल जो आपके घरों में यूज होता है, घरों में हर प्रोडक्ट को अलग अलग करंट चाहिए, तो यहां पर करंट डिफरेंट होता है, वेयरएज जो वोल्ट रहता है वो सेम रहता है। सेम इसलिए क्योंकि देखिए हर बल्ब का 220 वोल्ट रहता है, इस कारण से। तो यहां आई डिफरेंट होता है, वी सेम होता है। ये बेसिक सी चीज। फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है, टोटल बोल लो, इफेक्टिव बोल लो, रिजल्टेंट बोल लो, बात एक ही। तो इसको हम बोलते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ जितने भी होंगे एक। दूसरी अगर यहां बात करें तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूलाज रहते हैं। इसका एसएस ले लीजिए। चल अब अपन बढ़ते हैं आगे, जो छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बाकी है, पावर और हीट का। और याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे घरों में यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि हमारे घरों में करंट अलग अलग चाहिए रहता है। दूसरी चीज की बात करें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये क्या है कि जब भी हम करंट को यूज करते हैं, हम किसी भी सर्किट में से करंट को फ्लो करवाते हैं, तो होता क्या है, कुछ टाइम बाद वो जो सर्किट है वो थोड़ा सा गर्म होने लगता है, वो हीट प्रदान करता है। ये आपको भी पता है, जैसे बल्ब को हाथ लगा तो वो गर्म हो जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, हीट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। I स्टैंड्स फॉर करंट, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, टाइम T स्टैंड्स फॉर टाइम। और इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। हीट की SI यूनिट जूल्स होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग 3 है। जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, एंड हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के। मतलब अगर आपका टाइम बढ़ गया तो हीट बढ़ जाएगी, बेसिक सी चीज है। ज्यादा देर तक प्रोडक्ट चलाओगे तो ज्यादा हीट जनरेट होगी। रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो हीट भी बढ़ जाएगी। I स्क्वायर मतलब अगर I बढ़ गया तो हीट डबल हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाएगी। कैसे? मान लो I डबल हो गया तो हीट 4 हो जाएगी, क्योंकि यहां स्क्वायर लगा। I 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, 4 है तो 16 टाइम्स। तो ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका एसएस लीजिए जल्दी से। अब जूल्स लॉ के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो वो बचता है हमारा पावर। पावर का बेसिक मतलब होता है, जो बेसिक सी एक डेफिनेशन होती है वो होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने के रेट को हम वर्क पावर बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला बनता है वर्क, जितना आप काम कर रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को ही हम एनर्जी भी बोलते हैं। तो इसका E अपॉन टी भी होता है। पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट, पता ही होगी। हमारे घर में 5 वॉट का बल्ब, 4 वॉट का बल्ब, सिंपल सा। बड़ी यूनिट होती है किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। ये आपको पता होना चाहिए। पावर का एक और फॉर्मूला है, सिर्फ हम एक ही फॉर्मूला याद करेंगे। ऐसे तो आपकी बुक में 4-5 दिए हुए हैं, बट क्यों एक ही याद करेंगे? अगर आपको ओम्स लॉ याद है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर ये याद नहीं है ओम्स लॉ, तो फिर भूल जाओ कि आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा। मैं बेसिक सी बात बता रहा हूं, क्योंकि ओम्स लॉ के बिना ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। सीरीज हो, पैरेलल हो, हर जगह ओम्स लॉ का यूजेज आएगा ही आएगा। तो अगर ओम्स लॉ में कमांड है तो आपको यहां पर पावर के और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है।
एक फॉर्मूला बस आप याद रखेंगे, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। अगर आपके पास V है, I है, तो आपका R आ सकता है। अगर आपके पास R और V है तो I आ सकता है, एंड अगर आपके पास R और I है तो आपके पास V आ सकता है। सारा खेल इसी फॉर्मूला का है और कुछ भी नहीं है। तो ये पावर की बात हो गई, इसका एसएस लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कैसे कैसे पूछे गए हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पहले हम थोड़े से बेसिक और फिर थोड़े से एडवांस भी देखेंगे जो हमने पहले लेक्चर में नहीं किए थे। तो पहला क्वेश्चन तो कुछ यूं आ रहा है और आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएगा, तो मैं थोड़ा ज्यादा डायग्राम बनाने पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये 1, ये 2, ये आपका 3, एक 20 का है, एक 10 का है और एक 30 का है। ये बोल रहा है कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस दी कंडक्टर। अब पहले हम अगर टोटल रेजिस्टेंस निकाले तो ये पैरेलल है। अच्छा इसमें हम वोल्टेज भी देख लेते हैं, 20 वोल्ट, अच्छा 200 वोल्ट उसने बोल रखा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना रहा है, पैरेलल है। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इन सबका एलसीएम आएगा 60, ये आ जाएगा 3 + 6 + 1 + 2 सॉरी। तो 3 + 6 9, 9 + 2 11, तो 11/60। और इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो हो जाएगा 60/11। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब अगर हमें करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ, R = V/I। R हमारा है 60/11, V हमारा है 200, I हमें निकालना है। तो I × 60 = 200 × 11, 60 नीचे आ जाएगा तो I = 200 × 11/60। 10 से 10 कट गया, 6 से अगर हम ये काटें तो 3 एंड 10 तो आपका आ जाएगा 110/3। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा सर्किट का। ये टोटल करंट आ गया। अब इसमें आप क्या निकाल सकते हैं, हम इसके अंदर आपका जो 20 ओम का दे रहा है वो भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बच्चों, थोड़े से टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब आसान को हम नहीं देखेंगे, हम थोड़े से डिफिकल्ट की ओर बढ़ेंगे। देखिए तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो ये 6, ये भी 6, ये 6, ये 6, ये A दिया है, ये B दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। हमें इक्विवेलेंट या मैं बोल लूं टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। बड़ा आसान है, थोड़ा सा ये बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जिसमें सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। पहले अगर इस टुकड़े की बात करें तो ये दोनों पैरेलल है, उस टुकड़े की बात करें तो ये दोनों भी पैरेलल है। तो अगर हम इसका निकालें तो 1/6 प्लस 1/6 तो हो जाएगा 2/6, या मैं बोलूं तो 6/2 या 3। तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो इन दोनों की जगह मैं 3 ओम का एक रेजिस्टर रख सकता हूं, सेम इनका भी 3 ओम ही आएगा, 6 और 6 है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, ये पैरेलल और पैरेलल हट गए, इनकी जगह 3 ओम और 3 ओम वाला आ गया। तो ये 3 ओम और 3 ओम वाला आपको किस में दिख रहा है, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आपका आएगा वो आएगा 6 ओम का। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट के अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और डेडली आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। टेन ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। समझिए कि अगर हमें इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे यूजुअली इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बड़ा आसान है। आप अगर मैं बात करूं ये 10 ओम वाले की और ये 10 ओम वाले की, मैं बोलूं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं बात करूं R1 और R2 की, तो आप एक चीज देख रहे होंगे, ये दोनों ही सीरीज में। सर कैसे बच्चों, सीरीज ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिंगल वायर में चल रहे हो, उस वायर को आप बेंड भी कर सकते हो। अगर यहां सीरीज में देखो तो वायर को बेंड भी किया जा सकता है, और ये जो R1 और R2 है कहीं ना कहीं ये बेंड ही है।
सीधी वायर को बस आपने यूं मोड़ दिया। तो मैं बोलूं अगर R1 और R2 आपके सीरीज में है तो ये हो जाएगा 20 ओम का एक रेजिस्टर। फिर अगर मैं बोलूं R4 और R3, ये भी दोनों वायर बैंड ही है, तो ये भी एक 20 ओम का रेजिस्टर। अब अगर मैं इन दोनों रेजिस्टर को हटा देता हूं, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, और इनकी जगह मैं सिर्फ एक रख देता हूं, ये मैंने एक रख दिया 20 ओम का, यहां पे भी मैं एक रख देता हूं 20 ओम का, और ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इस साइड दिखेगा। तो अगर आप एक चीज देखिए, ये 20 ओम और ये 20 ओम, ये दोनों ही पैरेलल में है। देखिए एक साइड यूं रखे हुए हैं, तो अगर पैरेलल में तो 1/20 प्लस 1/20। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 20, तो हो जाएगा 2/20, फिर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 10। तो हमारा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा सर्किट का। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फिर अगर हम आगे बढ़े तो आगे वाले क्वेश्चन और बच्चों थोड़े से इंपॉर्टेंट जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 ओम का रेजिस्टर, फिर एक पॉइंट है यहां ये दिया हुआ है, फिर ये कुछ 8 वोल्ट की बैटरी लगाई। इन्होंने ये दिया है 8 ओम, ये भी दिया है 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं हम इसके अंदर। तो आपको अगर टोटल रेजिस्टेंस आ गया और आपको अगर इसमें करंट निकालना है तो वोल्टेज ऑब्वियस ही बात है दिया होगा, तो ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये जो 8 ओम और ये 8 ओम वाला है, ये साफ साफ हमें दिख रहे हैं पैरेलल में। तो अगर हम इसका इफेक्टिव निकालें 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 2/8 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4। रेसिप्रोकल करना ना भूले, हाँ ये याद रखना, रेसिप्रोकल करना जरूरी है। अब ये इन दोनों को हटा के हमने सिर्फ एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस रख दिया जो था 4 ओम का, ये हमने एक ही रख दिया। अब आप देखिए ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये कहीं ना कहीं सीरीज में, क्योंकि देखिए वायर को बाइंड किया गया, स्क्वायर शेप में लाया गया, तो 4 और 4 आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 ओम। समझ में आई इतनी चीज बच्चों। अगर हम आगे बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ये 4 ओम, ये फिर ऐसा है 4 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे इसके अंदर, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। चलिए, तो इसका लॉजिक तो आपको बेसिकली समझ आ ही गया होगा कि ये जो 1 ओम और 2 ओम वाला है, ये किस में है, आपका सीरीज पैरेलल में। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 जो कि हो जाएगा 3/2, और रेसिप्रोकल आप करेंगे तो 2/3। तो ये आपका इस टुकड़े का आ गया 2/3। ये 4 ओम, ये 2/3 और ये 3, ये तीनों ही किस में, सीरीज में। तो 4 + 3 + 2/3, तो हो जाएगा 7 + 2/3। आप लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा ये 21 23/3। ठीक है, तो आपका आंसर कुछ आ रहा होगा 7 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे आप ही करेंगे, सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए डाल रहा हूं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो 2-3 क्वेश्चन आप खुद करें ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। सारे क्वेश्चन अपन नहीं करते हुए आप खुद करेंगे तो बेहतर रहेगा, और उसमें आप करंट वोल्टेज निकालने का भी ट्राई करिए। अब हम एक क्वेश्चन हम हीट का देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स की इस चैप्टर के अंदर, फिर एंड करेंगे। देखिए चलिए, तो पावर का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रिक बल्ब विच इज रेटेड एट 4000 वॉट फॉर 5 आवर्स एंड रनिंग एट दिस कॉस्ट ऑफ ₹3। बड़ा आसान है। जब भी कॉस्ट वाले क्वेश्चन आने के चांसेस भी आपके एग्जाम में ज्यादा हैं, तो समझिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको पावर दी है, टाइम दिया और कॉस्ट निकालनी है। और कॉस्ट हमेशा बच्चों एनर्जी से निकाली जाती है। एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला रहता है वर्क। हमने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, वर्क अपॉन टाइम, और मैं लिखा था मैंने एनर्जी अपॉन टाइम। तो हमें अब ये एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करना है।
तो पहले तो पावर कितनी है 4000 वाट, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किलोवाट में 4000 अपॉन 1000 तो वो हो जाएगा 4 किलोवाट, पावर की जगह 4, एनर्जी निकालनी है, टाइम कितना है 5, तो एनर्जी आ जाएगी 20 किलोवाट आवर। हमें एनर्जी इसी में चाहिए क्योंकि कॉस्ट भी उतने में ही दी है। अब जितनी एनर्जी आई है उसको कॉस्ट से इनटू कर देंगे, तो इनटू 3, तो आपका जो बिल आएगा वो आएगा ₹60 का, सस्ता सुंदर टिकाऊ बिल। तो ये वाले एक एनर्जी वाले क्वेश्चंस रहते हैं। और अगर इसमें वोल्टेज निकालना हो तो हमने पावर का एक फॉर्मूला देख ही रखा है, V इंटू आई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए रहेगा ताकि आपके क्वेश्चन बन पाए। अगर आप हीट की तरफ देखें तो हीट का फॉर्मूला आपको पता ही है, I²RT। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं, तो इसे भी छोड़ के ना जाए। एग्जाम में ये फॉर्मूलाज के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सीरीज और पैरेलल जरूर देख जाना। जो मैंने आपको पीडीएफ दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे सॉल्व करना ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।